चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है नया लेसन का नाम है विद्युत धारा। ठीक है, लेसन का नाम है विद्युत धारा। देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा को समझने से पहले हम एक चीज जानेंगे जिसको हम कहते हैं आवेश। अब देखते हैं आवेश क्या होता है। इसको चार्ज बोला जाता है, ठीक है। तो आवेश क्या होता है, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कोई वस्तु है, ठीक है, और इसमें अगर आवेश आ जाए, कौन आ गया, आवेश आ जाए, ठीक है, तो इसकी जो एक्टिविटी होती है वो बदल जाती है, ठीक है। इसकी जो एक्टिविटी होती है वो बदल जाती है। तो ये किस तरीके का बिहेव करने लगता है, तो ये क्या काम करेगा कि किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, या फिर किसी दूसरी वस्तु को अपने से दूर भगा देगा। समझ में आया। तो अगर किसी भी वस्तु में, अगर मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु में क्या आ गया, आवेश आ गया, ठीक है, तो ये क्या है, दूसरी वस्तु है, ठीक है, दूसरी वस्तु है। ये भी क्या है, दूसरी वस्तु। तो ये काम क्या करेगा, किसी दूसरी वस्तु को अपने पास बुला लेगा या फिर उसको अपने से दूर भेज देगा, ठीक है। तो ये आवेश के काम है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, आवेश के क्या गुण होते हैं। तो आवेश का मतलब ये होता है कि अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है, किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण उस वस्तु में चुंबकीय तथा विद्युतीय गुण देखने को मिलता है। विद्युतीय गुण दिखाई देता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें चुंबकीय या फिर विद्युतीय गुण दिखाई देता है। इसका क्या मतलब होता है, चुंबकीय गुण का मतलब ये होता है कि किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींच लेना या फिर अपने से दूर भगा देना, ठीक है। ये कौन सा गुण हो जाएगा, तो ये गुण हो जाएगा चुंबकीय गुण, ठीक है। तो चुंबकीय गुण का मतलब ये हो जाएगा कि ये इसमें होगा आकर्षण या दूसरा क्या है, प्रतिकर्षण, ठीक है। आकर्षण हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण हो सकता है। तो प्रतिकर्षण का मतलब ये होता है कि दूर दूर हटना, ठीक है, दूर दूर होना। और आकर्षण का मतलब होता है पास पास, ठीक है। तो आवेश अगर किसी वस्तु में आएगा तो ये क्या काम करेगा कि इसमें दो तरीके का गुण दिखाई देगा। एक होगा चुंबकीय गुण और दूसरा क्या होगा, विद्युतीय गुण। तो विद्युतीय गुण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ठंडियों के दिनों में अगर हम स्वेटर को, ठीक है, ठंडियों के दिनों में कभी अगर स्वेटर निकालें, अपना गर्म कपड़ा निकालें, तो उसमें से चट की आवाज़ आती है, ठीक है, या फिर चिंगारी टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा गुण हो जाएगा, ये विद्युतीय गुण हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ठंडियों के दिनों में अपने स्वेटर को निकाल रहे हैं या फिर जैकेट को, तो उसमें क्या होता है कि चट की आवाज़ आती है, ठीक है। या फिर रात के समय अगर निकालें तो उसमें एक चिंगारी जैसा दिखाई देगा। तो ये कौन सा गुण हो जाएगा, ये विद्युतीय गुण हो जाएगा, ठीक है। और चुंबकीय गुण में क्या होता है कि आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब एक दूसरे की तरफ खींचे चले आना और प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को दूर भगाना, ठीक है। तो आवेश क्या होता है, अगर ये किसी वस्तु में आ जाएगा तो इस वस्तु की जो एक्टिविटी होती है वो बदल जाएगी, ठीक है, इसकी हरकत बदल जाएगी। तो ये क्या काम करने लगेगा, ये किसी दूसरी वस्तु को अपने से दूर भगा देगा या फिर किसी दूसरी वस्तु को अपने पास बुला लेगा, ठीक है। तो ये है आवेश का गुण, ठीक है। अब
आवेश कितने प्रकार का होता है ये देखते हैं। तो अगर आवेश के प्रकार देखें तो पहले हम देखते हैं कि आवेश को किससे दिखाते हैं। तो आवेश को हम दिखाते हैं स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से। ठीक है, स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो अगर आवेश का मात्रक देखा जाए, आवेश का मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो आवेश को हम किस में मापेंगे, कूलाम में मापेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब इसका और भी मात्रक होता है। ठीक है, जैसे इसका फैराडे मात्रक हो जाएगा। ठीक है, फैराडे भी मात्रक होता है। तो 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, 96,500 कूलाम। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। ये और भी मात्रक होता है इसका। ठीक है, जैसे कूलाम हो गया और फैराडे हो गया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार देख लेते हैं। तो आवेश 2 प्रकार का होता है, मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आवेश के प्रकार, तो आवेश जनरली 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, तो एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, तो धन आवेश कब आता है, तो धन आवेश आता है जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा, धन आवेश होगा। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तब क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा। तो ऋण आवेश को हम किस तरीके से दिखाएंगे और धन आवेश को, तो इसको प्लस क्यू से दिखाएंगे और ऋण आवेश को हम किस से दिखाएंगे, माइनस क्यू से। ठीक है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो धन आवेश कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब। ठीक है, और ऋण आवेश कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तब। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझे, तो जैसे मान लेते हैं कि मैं कोई एक तत्व ले रहा हूँ जिसका नाम है सोडियम। ठीक है, अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Z, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, तो इस 11 का मतलब ये होता है, कि इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन की प्रकृति कैसी होती है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, नेगेटिव, प्रोटॉन की प्रकृति पॉजिटिव होती है, ये। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 का मतलब ये होता है कि इस पर कोई आवेश नहीं है। 0 का मतलब होता है इस पर कोई आवेश नहीं है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर कितना, 11 क्या होता है, प्रोटॉन, और 11 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति नेगेटिव और प्रोटॉन की प्रकृति कैसी, पॉजिटिव। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें कमी हो जाए, किसमें, इलेक्ट्रॉन की कमी में, इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में कमी होने का मतलब, इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। कमी करने का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं 1 कमी कर लें, तो यहाँ पर अगर 11 क्या है, 11 प्रोटॉन है और इसमें से 1 कम किया जाएगा तो होगा कितना, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर कम किए हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस और माइनस, तो प्लस वाले का चिन्ह ज़्यादा है, ज़्यादा का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो 11 का चिन्ह प्लस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, +1 होकर सॉल्व हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन की कमी किया तो क्या चीज़ देखने को मिला, धन आवेश देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे धन दिख रहा है, ठीक है। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन की कमी किया तो यहाँ पर धन दिखने लगा, और जब हम दूसरे केस में जब हम इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दें 11 प्रोटॉन हो जाएगा, और ये कौन सा स्टेट है, ये है उदासीन अवस्था। इसको क्या बोलते हैं, ये उदासीन अवस्था है। उदासीन का मतलब होता है कि आवेश नहीं है। उदासीन का मतलब आवेश नहीं है, इसका मतलब आवेश जीरो है, तो जीरो का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता की जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन इस समय कितना है, 11 है। अधिकता करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अब कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन, इसकी प्रकृति नेगेटिव, इसकी प्रकृति पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम सॉल्व करें तो अधिक वाले का चिन्ह लगेगा, तो अधिक कौन है, 12, तो 12 का चिन्ह ऋणात्मक, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 1 आ रहा है, तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन की अधिकता की तो क्या चीज़ देखने को मिल रहा है, ऋण, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की अधिकता करें तो ऋण मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रॉन कितना था, 11, अब कितना हो गया, 12, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। तो अधिकता किसको दर्शा रही है, धन आवेश को, ठीक है। और यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना हो गया है, 10। तो यहाँ पर कमी किसको दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है धन आवेश को। तो जब भी इलेक्ट्रॉन में कमी होगी तो धन आवेश होगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन में अधिकता होगी तो ऋण आवेश होगा। यह चीज़ समझ में आया आपको। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो नोट में एक बात लिखना है कि अगर किसी भी वस्तु को आवेशित करना है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई वस्तु है, इसको हमें आवेशित करना है, तो आवेशित करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निकाल लूँगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का होगा, निकाल लिया जाएगा। या फिर मैं किसी वस्तु को अगर आवेशित करना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाएगा। ये क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिया जाए तो भी इस पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये आवेश जीरो नहीं है, आवेश जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं होने का मतलब है कि आवेश कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे तो भी ये वस्तु आवेशित हो जाएगी, दोनों स्थितियों में आवेशित होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो भी आवेशित, इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दें तो भी आवेशित हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही ये वस्तु आवेशित हो रही है, तो आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, न कि प्रोटॉन, न कि प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों नहीं उत्तरदायी होता है, क्योंकि आप प्रोटॉन को जानते होंगे कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षाओं में गति करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि वो बाहरी कक्षाओं में गति करता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल लेंगे थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर, और प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन इसलिए नहीं निकाला जाता है क्योंकि नाभिक में होता है। अगर प्रोटॉन को निकाल लेंगे तो निकालने का मतलब है कि नाभिक को तोड़ा जाएगा, ठीक है। ये जो नाभिक है, नाभिक को तोड़ा जाएगा, तो तोड़ करके ही हम प्रोटॉन को निकाल सकते हैं। तो नाभिक को तोड़ने का मतलब हो जाएगा कि नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है यहाँ पर नाभिकीय विखंडन, नाभिक का विखंडन हो रहा है, ठीक है। तो नाभिक के विखंडन से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, जो कि एक इंसान के झेलने के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से
अगर नाभिक को तोड़ा जाएगा तो नाभिक विखंडन हो जाएगा, नाभिक के विखंडन में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलेगी, ठीक है। इस वजह से नाभिक को नहीं तोड़ा जाता है और हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी इसको। तो अगर इसको थोड़ी सी ऊर्जा दी जाएगी तो ये नाभिक का जो आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा और ये अपने ऑर्बिट को छोड़ करके निकल जाएगा, ठीक है। ये अपने कक्षा को छोड़ करके निकल जाएगा और इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं किसी वस्तु में से, ठीक है। तो जब हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं तो इसीलिए आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन को ही उत्तरदायी माना गया है, ना कि प्रोटॉन है, ठीक है, ना कि प्रोटॉन है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आए। तो आवेशन के लिए हम केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को ही रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, ठीक है, प्रोटॉन को नहीं, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के विखंडन वाली अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो पहला बात ये हो गया कि आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन। तो अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो क्या किया जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो दोनों स्थितियों में क्या होगा, आवेशित हो जाएगा। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब होगा कि कमी, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब होगा कि कमी, तो यहाँ पर आ जाएगा धन आवेश, ठीक है। इस वस्तु पे क्या आ जाएगा, धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन डालने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन अगर इसमें और ज़्यादा कर दें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और अधिकता को किसको शो करता है, तो अधिकता शो करता है ऋणात्मक को, ठीक है। तो अधिकता किसको शो करता है, ऋणात्मक को। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ऋण आवेश हो जाएगा, ठीक है। तो आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन। अब दूसरी बात ये है, समान प्रकृति के आवेश, ठीक है, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। समान प्रकृति के आवेश हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जैसे मान लेते हैं कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये देख करके इधर भगेगा और ये इधर भगेगा, ठीक है। या फिर अगर माइनस ले लें, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो ये इधर भगेगा ये इधर भगेगा, ठीक है। समान, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो समान प्रकृति के हैं, इन दोनों की प्रकृति क्या है, धनात्मक, इसकी इन दोनों की प्रकृति क्या है, ऋणात्मक, तो ये इससे दूर भागेगा ये भी इससे दूर भागेगा, ठीक है। तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा के। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है, विपरीत प्रकृति क्या है, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इसकी तरफ खींचा जाएगा और ये इसकी तरफ खींच जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये है आवेश की कहानी। अब हम ये देखेंगे कि आवेश को पढ़े क्यों है, ठीक है, आवेश को क्यों जाने हैं। आवेश क्या होता है, तो आवेश होता है कि अगर ये किसी वस्तु में आ जाए तो उस वस्तु की एक्टिविटी बदल जाती है, ठीक है। तो अगर आवेश किसी वस्तु में आ जाए तो उसकी जो गतिविधि होगी, गतिविधि, ठीक है, वो बदल जाएगी, ठीक है। गतिविधि क्या होगी, बदल जाएगी। तो वो क्या काम करेगा, तो काम करेगा ये कि अगर किसी वस्तु को आकर्षित कर सकता है या फिर प्रतिकर्षित कर सकता है। तो इसमें क्या क्या गुण आ जाएगा, तो आकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाएगा। अब हम आवेश को जाने क्यों हैं, क्यों पढ़े हैं इसको, तो इसको हम इसलिए पढ़े हैं कि
अगर आवेश गति करेगा, ठीक है, आवेश क्या करेगा, आवेश गति करेगा। जब भी आवेश क्या होगा, गति होगा, तो यहाँ से उत्पन्न होगा विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए आवेश को गति में होना जरूरी होता है, ठीक है। तो जब हम आवेश को जानेंगे ही नहीं तो फिर गति विद्युत धारा को कैसे समझेंगे। तो इसलिए विद्युत धारा को समझने के लिए हम आवेश को जानेंगे, और विद्युत धारा का जिम्मेदार कौन है, आवेश है। जब तक आवेश गति नहीं करेगा तब तक विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए आवेश को गति कराया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा, ठीक है। तो देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। चलिए तो देखते हैं विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा मतलब है कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। अब ये आवेश प्रवाहित कहाँ से होगा, ये देखा जाए। आवेश प्रवाहित हो रहा है तो कहाँ से प्रवाहित हो रहा है, तो ये प्रवाहित होगा किसी चालक तार से, ठीक है। ये प्रवाहित होगा किसी चालक तार से। तो इसका मतलब आवेश प्रवाहित होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन गति करेगा, ठीक है। आवेश प्रवाहित होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कि गति करेगा। तो ये जैसे मान लेते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में, ये जो तार है, ठीक है, इसमें प्रवाहित हो रहा है ये, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो समय लगा है, ठीक है, वो इस समय को हम क्या कहेंगे, एकांक समय, ठीक है। तो एकांक समय का मतलब होता है कि अगर हम एक में समय से भाग देते तो ये हो जाएगा एकांक समय, ठीक है। एकांक समय का मतलब होता है कि एक में हम समय से भाग देंगे तो एकांक समय। तो इसकी पूरी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी अनुप्रस्थ काट के किसी चालक तार, मैं लिख दे रहा हूँ पूरी परिभाषा। तो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाला एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाला आवेश विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये परिभाषा समझ में आई। तो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर उसके लंबाई के, ठीक है, लंबाई के अनुदिश काटे तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अनुप्रस्थ काट। तो इस काट को क्या बोलेंगे, अगर इसको हम इस तरीके से करके देखें, तार है तो ये मान लेते हैं कि तार है, ठीक है। तो तार है, अगर इसको हम उल्टा करके देखें, ये मान लेते हैं तार है, अगर इसको हम इस तरीके से देखें तो ये कैसा दिखाई देगा, तो ये गोल दिखाई देगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्रफल क्या है, अनुप्रस्थ काट
का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये जो तार है, अगर हम ये जो तार है इसको उल्टा करके इस तरीके से देखें तो यहाँ गोल दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा, वृत्त। अगर मान लेते हैं कि ये कोई तार है, अगर इसको हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, वृत्त दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वृत्त इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये जो आपको क्षेत्रफल दिख रहा है, यही क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश, ठीक है, इससे जितना आवेश गुजर जाए एकांक समय में, ठीक है, इससे जितना आवेश एकांक समय में गुजर जाए वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं, तो विद्युत धारा को हम आई से दिखाते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं, आई से। तो यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ, इसे आई से दिखाते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं, आई से। तो अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फार्मूला। तो फार्मूला क्या बोला है, एकांक समय। तो एकांक समय का मतलब क्या होता है, 1/समय। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा विद्युत धारा, ठीक है। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम किससे दिखाते हैं, तो यहाँ से विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, ठीक है। तो इसको हम किससे दिखाते हैं, तो इसको हम आई से दिखाते हैं। तो आई इज टू आवेश को हम किससे दिखाते हैं, तो आवेश को हम क्यू से दिखाते हैं, और ये समय। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। अगर इसका हम मात्रक देखें तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक आवेश का मात्रक क्या बताया, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या बताया, कूलाम बटे सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है, कूलाम प्रति सेकेंड। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में एम्पियर कह सकते हैं, एम्पियर, ठीक है। तो इसकी मुख्य परिभाषा क्या है, मुख्य मात्रक क्या है, इसी को हम मेन रूप से मात्रक कहेंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। कूलाम प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं, लेकिन हर जगह आपको एम्पियर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल लगा के देखते हैं, सवाल लगाते हैं, उसके बाद से अगला टॉपिक देखेंगे। तो विद्युत धारा का मात्रा क्या हो गया, एम्पियर। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्यू बाई टी हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि किसी चालक तार से 10 सेकेंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 20 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया है, किसी चालक तार में 10 सेकेंड, ये क्या है, सेकेंड क्या है, समय है। तो टी की वैल्यू कितना दिया है, 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड। अब ये कूलाम क्या बोल रहा है, आवेश, ठीक है। तो आवेश कितना दिया है, 20 कूलाम। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 कूलाम, ठीक है, ये कूलाम, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, विद्युत धारा।
तो आई का मान पूछ रहा है, तो आई इजकल टू, तो फार्मूला क्या है, आई इजकल टू क्यू बाई टी, आई इजकल टू क्यू बाई टी। तो मान रख देते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो आई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है 20, ठीक है, और समय कितना है 10, काट देंगे तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये क्या है एम्पियर, इसको आई इज इक्वल टू कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर को हम ए से दिखाएंगे, तो वो आंसर कितना आया 2 एम्पियर, ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक से प्रति एकांक समय में 20 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 20 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए। तो चलते हैं देखते हैं क्या पूछ रहा है, तो आवेश पूछ रहा है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, क्या क्या दिया है, तो प्रति एकांक समय में, तो यहाँ पर टी कितना दिए, T1 दे दिया है। अब क्या पूछ रहा है 20 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये हो जाएगा 20 एम्पियर। तो आई का मान कितना है, आई का मान है 20 एम्पियर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आवेश, तो आवेश के बारे में पूछ रहा है, तो क्यू के बारे में पूछ रहा है। फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू अगर निकालें तो टी को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो आई इंटू टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू की वैल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 20 और इसका मान 1, तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 कूलाम, 20 कूलाम। ये है आंसर, ठीक है, ये आंसर है। चीज़ समझ में आया आपको, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया, ठीक है। तो हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विभव, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है, विभव। चलिए तो हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत विभव, ये है हमारा अगला टॉपिक, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम एक और टॉपिक समझ लेते हैं, क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र देखते हैं क्या होता है, उसके बाद से हम विद्युत विभव को देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब होता है, विद्युत किसके जरिए उत्पन्न हुआ है, विद्युत उत्पन्न हुआ है आवेश के जरिए, ठीक है। विद्युत किसके जरिए उत्पन्न हुआ है, तो आवेश के जरिए। तो आवेश का क्या काम था, आवेश के दो काम थे, आवेश के कितने काम थे, दो, क्या का, तो एक था आकर्षण और दूसरा क्या था प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं पेन और कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लिया जाए, ठीक है, पेन और क्या किया जाए, कागज के छोटे छोटे टुकड़े। तो पेन को अगर बालों में रगड़ लिया जाए, पेन को अगर बालों में रगड़ा जाए और रगड़ करके कागज के छोटे टुकड़े के पास लेके जाया जाए, तो ये कागज का टुकड़ा पेन पर क्या होगा, चिपक जाएगा, कागज का टुकड़ा पेन पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो पेन पर क्यों चिपक रहा है, क्योंकि इस पर पेन पे क्या आ गया है, आवेश, पेन पे क्या आ गया है, आवेश। तो ये आवेश क्या काम कर रहा है कि किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है, ठीक है। पेन क्या कर रहा है, किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित कर ले रहा है, किसके जरिए, तो आवेश के जरिए, क्योंकि इस पेन पर आवेश आ गया है, किसके द्वारा आया है, तो घर्षण के जरिए, ठीक है। यहाँ पर हमने पेन को बालों में रगड़ा का मतलब घर्षण कराया, तो
पेन पर आवेश उत्पन्न हो गया। अब ये क्या काम करेगा कि कागज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। ठीक है, आप अपना एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं अपने घर पे। ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि ये पेन कागज को कहाँ तक खींच पा रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पेन है, ये कोई पेन है और ये कागज है, तो ये देखा जाएगा कि ये कागज को कहाँ तक खींच पा रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से कोई आवेश है और आवेश का क्या काम है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। आवेश का क्या काम है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो ये कहाँ तक किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींच ले रहा है या फिर अपने से दूर भगा दे रहा है, वहाँ तक के रेंज को, वहाँ तक के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वहाँ तक के क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आवेश विद्युत क्षेत्र की, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी दूसरे आवेश को, ये कोई दूसरा आवेश है, लाने पर बल महसूस हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये आवेश यहाँ पर रख दिया, इस पर कोई बल महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अगर प्लस मान लेते हैं और ये भी प्लस मान लेते हैं, तो इस पर अभी नॉर्मली कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर जैसे ही हम इसको उठा करके इस वैद्युत क्षेत्र में ला करके रख देंगे, तो अब इस पर एक बल महसूस होगा। उस बल का नाम क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, उस बल का क्या नाम होगा, प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये भी प्लस होगा क्या, प्रतिकर्षण। तो इन दोनों पे कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण। अगर इसी आवेश को मैं उठा करके यहाँ रख दूँ तो अब इस पर कोई बल काम नहीं कर रहा है। इसी आवेश को मैं उठा कर इस यहाँ रख दूँ तो इस पर कोई बल नहीं काम कर रहा है। इसी आवेश को उठा करके मैं यहाँ पे रख दूँ तो अब इन पे वापस से बल काम करने लगा है। ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि ये कहाँ तक किसी दूसरे आवेश को खींच ले रहा है या फिर धक्का दे रहा है, वहाँ तक के क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, विद्युत क्षेत्र। समझ में आया। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी दूसरे आवेश को लाने पर उस पर बल महसूस हो। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी दूसरे आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस हो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आपको समझ में आई। ये कोई आवेश है और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य आवेश पर क्या लग रहा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, इन दोनों के बीच लगेगा आकर्षण का। ठीक है, इन दोनों के बीच कौन सा लगेगा, आकर्षण। ठीक है, या फिर ये प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, तो इन दोनों के बीच में बल लगेगा प्रतिकर्षण का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा, प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि नोट में आप लिखे हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम देखते हैं विद्युत विभव की परिभाषा। तो विद्युत विभव होता क्या है, तो विद्युत विभव का मतलब ये होता है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। विद्युत विभव का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी अनंत से, ठीक है, ये अनंत है और यहाँ से हम ले किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, किसी आवेश को ले, ये इस आवेश का क्या नाम है, परीक्षण आवेश। इस आवेश का क्या नाम है, परीक्षण आवेश। तो ये हम केवल परीक्षण के लिए प्रयोग करेंगे। तो इस आवेश को कहाँ तक लेके आना है, इस आवेश को उठा के लाना है विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, इस आवेश को कहाँ तक लेके आना है, विद्युत क्षेत्र में।
तो ये मान लेते हैं कि ये प्लस है और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो किए क्या है, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को उठा करके कहाँ लाए हैं, ये क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र। ये क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। एक बार और समझते हैं, अनंत से धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर क्या किया गया, लाया गया, यहाँ से उठाकर यहाँ ला गया। तो जो लाने में हम कार्य किए हैं, जो लाने में कार्य किए हैं, वही कार्य क्या कहलाएगा, वही कार्य क्या कहलाएगा, विभव, ठीक है। तो विभव और कुछ नहीं है, विभव कार्य है, ठीक है। विभव क्या है, कार्य है। तो कैसा कार्य है, अनंत से हम धन परीक्षण आवेश को उठा करके कहाँ ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। एक बार और समझते हैं, तो अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से दिखाते हैं, ठीक है। इसे किससे दिखाते हैं, भी से। तो एक बार और समझते हैं इसको, परिभाषा को। तो अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को उठा करके विद्युत क्षेत्र के भीतर लाया गया है, और जो हम कार्य किए हैं वही कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा, ठीक है। अब इस परीक्षण आवेश का मतलब समझते हैं कि होता है क्या, परीक्षण आवेश का मतलब, ठीक है। तो परीक्षण आवेश का मतलब ये होता है कि ये बहुत छोटा सा आवेश होता है और इसको हम धन आवेश ही मानते हैं, ठीक है। ये छोटा होता है और धन आवेश होता है, ठीक है। छोटा क्यों होता है, छोटा इसलिए होता है ताकि ये सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे, निकाय को भंग ना करे, ठीक है, निकाय को भंग ना करे। अगर मान लेते हैं कि मुझे इसका क्या चेक करना है, विद्युत क्षेत्र, इस आवेश का मुझे विद्युत क्षेत्र चेक करना है कि कहाँ तक है। तो विद्युत क्षेत्र चेक करने के लिए एक आवेश को लाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम चेक करें कि उस पर बल कहाँ तक महसूस हो रहा है, ठीक है। आवेश को लाएंगे और ये चेक करेंगे कि उस पर बल कहाँ से महसूस होगा। तो अगर हम परीक्षण आवेश को बहुत बड़ा आवेश ले लें, ठीक है, तो परीक्षण आवेश को अगर हम बहुत बड़ा सा आवेश ले लें तो इसका क्षेत्र खुद ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसका क्षेत्र खुद ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा। और हमने इसका परीक्षण करने के लिए लाया था इस परीक्षण आवेश को कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है, तो पता चला कि इसके रेंज से ये खुद दूर भाग जाएगा, ठीक है। तो हम इसका परीक्षण करने के लिए इसको लेके आए थे, अगर ये बड़ा होगा तो इसके क्षेत्र से ये दूर भाग जाएगा, तो परीक्षण तो हमें इसका करना है, ठीक है, ना कि इसका करना है। तो इसलिए परीक्षण आवेश हमेशा छोटा होता है और धनावेश लिया जाता है, धनावेश माना गया है, ठीक है। तो अगर किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र पता करना है तो परीक्षण आवेश लाया जाएगा, ठीक है, और ये चेक किया जाएगा कि उस पर कहाँ तक बल महसूस हो रहा है। तो मान लेते हैं कि जहाँ तक बल महसूस होगा वहाँ तक उसका क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत विभव की परिभाषा ये हो जाएगी कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जा रहा है वही कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहला रहा है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला और मात्रक देखते हैं। तो विभव की परिभाषा क्या होगी, एकांक परीक्षण आवेश को लाया गया है, ठीक है। तो अनंत से कहाँ तक लाया गया, तो एकांक आवेश को, ठीक है, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक है, ये क्या है, आवेश है। तो एकांक आवेश का मतलब एक बटे आवेश, तो आवेश को लाने में जो कार्य करेंगे वही कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। विद्युत
विभव, ठीक है। तो विद्युत विभव इसे हम किससे दिखाते हैं, तो इसे हम V से दिखाते हैं, ठीक है। इसे किससे दिखाते हैं, V से। तो V इज इक्वल टू W/T। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/। तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा, ये वर्क है, वर्क मतलब कार्य, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल, और ये होता है समय, सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड कहें या फिर हम इसको वोल्ट कहें, ठीक है। जूल प्रति सेकेंड या फिर वोल्ट, ठीक है। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। समझ में आया आपको, ठीक है। तो विद्युत विभव आपको समझ में आया। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, विद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, विद्युत विभवांतर। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, विद्युत विभवांतर। अगला टॉपिक है विद्युत विभवांतर, ये देखते हैं। तो विद्युत विभवांतर का मतलब ये होता है कि अब हमें अनंत पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें अनंत पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनंत का मतलब होता है, अनंत का मतलब ये होता है कि बहुत दूर, बहुत दूर, ठीक है। अनंत का मतलब ये नहीं, यहाँ पर ये नहीं होगा कि जिसका कोई अंत ही ना हो। अनंत का मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा कि जिसका कोई अंत नहीं। अनंत का मतलब होगा बहुत दूर, ठीक है। अनंत का मतलब बहुत दूर। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक छोटी सी चींटी ले लें, तो एक छोटी सी चींटी के लिए अगर बहुत बड़ा रेंज हम देख लें तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी चींटी है, उसके लिए अगर 1 किलोमीटर का दूरी देखा जाए तो वो 1 किलोमीटर की दूरी क्या होगी, उसके लिए अनंत। तो अनंत का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक चींटी है, ठीक है। अगर कोई चींटी है, अगर उसके लिए 1 किलोमीटर देखा जाए तो वो अनंत कहलाएगा, ठीक है। चींटी के लिए 1 किलोमीटर अनंत होगा, ठीक है। तो अनंत का मतलब बहुत दूर होता है, ठीक है। अनंत का मतलब बहुत दूर। तो अब देखते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर में हमें अब अनंत पे नहीं जाना होगा, इसका काम विद्युत क्षेत्र के भीतर ही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इसी में आवेश को, ये जो आवेश है, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह लेके जाना है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट नंबर ए है और यहाँ से मुझे इस पॉइंट तक बी तक आवेश को लेके जाना है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर ही ये काम हो रहा है। अब हमें अनंत पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम आवेश को गति करा दें तो वो जो कार्य करेंगे वही कार्य क्या कहलाएगा, वही कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर। विभवांतर, तो विभवांतर का मतलब विभव में अंतर। तो विभव में अंतर, ठीक है। विभवांतर का क्या मतलब होता है, विभव में अंतर, ठीक है। तो अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को हम गति कराएंगे और जो कार्य करेंगे वही कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। और ये कार्य कहाँ होगा, तो विद्युत क्षेत्र के भीतर ही होगा। तो मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को, किसी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। अब इसे डेल्टा V से दिखाते हैं। डेल्टा V से दिखाने का मतलब, डेल्टा मतलब परिवर्तन, तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है, विभव में अंतर। तो विभव में अंतर हो गया, ठीक है। पहले विभव कुछ और था, अब विभव कुछ और हो गया है, तो विभव में परिवर्तन हो गया है। पहले कुछ था, अब बदल गया है, तो विभव में अंतर हो गया है, ठीक है। तो इसलिए हम परिवर्तन को डेल्टा से दिखाते हैं। तो विभव में अंतर का मतलब परिवर्तन, पहले कुछ था, बाद में अब कुछ और हो गया, ठीक है। तो इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है।
W/Q सेम सेम चीज़ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही काम हो रहा है आवेश को गति कराने में। तो ये हो जाएगा विभवांतर। अब परिवर्तन कैसे निकाला जाएगा? तो परिवर्तन हम निकालते हैं बाद वाले में से पहले वाले को घटा करके। तो ये हो जाएगा बाद वाले का बिंदु का विभवांतर माइनस पहले वाले बिंदु का विभवांतर। ये हो जाएगा बाद वाले बिंदु का विभवांतर माइनस पहले वाले बिंदु का विभवांतर इज इक्वल टू W/Q। तो ये है आवेश, सॉरी ये क्या है? विद्युत विभवांतर। तो अगर इसका मात्रक देखा जाए तो कार्य हो रहा है, वही कार्य हो रहा है, ठीक है। मात्रक देखा जाए तो मात्रक क्या होगा? इसका भी मात्रक होगा वोल्ट, इसका भी मात्रक क्या होगा? वोल्ट। ये चीज़ समझ में आया आपको? ये चीज़ समझ में आया? तो अगर हमें परिवर्तन निकालना है तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। तो यहाँ पर कार्य हो क्या रहा है एक बार और समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र के भीतर अगर कोई आवेश है तो इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करा देंगे, तो जो कार्य करेंगे वही कार्य क्या कहलाएगा? विभवांतर। ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।